हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोगों के कंप्लीट हो गए 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री के और आज हम लोग शुरू करने जा रहे 4th चैप्टर, फ्रेश चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये चैप्टर देखो, भले ही पूरा का पूरा इसमें इंग्लिश साइंटिस्ट होंगे, बट इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया से, जहाँ पे महर्षि कन्नड़ आए सबसे पहले। और उन्होंने बोला कि दुनिया में हम जो इंसान है वो 5 तत्वों से बने हुए हैं, है ना, पंच महाभूत आप लोग जानते होंगे। और उन्होंने भी एटम को ही डिस्क्राइब किया था कि दुनिया में जो सबसे छोटी चीज़ है वो एटम है। हालांकि उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था एटम के लिए वो संस्कृत वर्ड था, ठीक है। और इसको हम लोग आगे चल के डिवाइड नहीं कर सकते। ये चीज़ें उन्होंने संस्कृत में लिख के दी थी, बट ये चीज़ उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। आई डोंट नो वाई, ड्यू टू अननोन रीजन्स, है ना। तो फिर क्या हुआ, जॉन डेल्टन ने सेम टू सेम थ्योरी, जो चीज़ महर्षि कन्नड़ ने बोली थी, जितनी स्टेटमेंट उनकी थी वही सेम स्टेटमेंट जॉन डेल्टन ने दे दी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कॉपी किया है। पहले के टाइम पे पत्ते पर लिखते थे थ्योरी वगैरह, तो क्या पता जॉन डेल्टन इंडिया घूमने आए हों, किसी ने पत्ते पर खाना दिया हो और उसी पत्ते पर थ्योरी लिखी हो। बट उनको संस्कृत कहाँ आता था ऐसा नहीं है। बट सबसे पहले मतलब इंडिया में ही इस चीज़ को डिसाइड किया गया था। महर्षि कन्नड़ ने ही इस चीज़ की खोज की थी, भले ही उसका पूरा क्रेडिट चला जाता है जॉन डेल्टन को, ठीक है। तो जॉन डेल्टन ने 18th सेंचुरी में क्या कहा, मतलब 19th सेंचुरी में 1810 वगैरह आगे। तो जॉन डेल्टन सबसे पहले आया और जॉन डेल्टन ने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर which take part in chemical reaction, ठीक है, which take part in the chemical reaction। इनकी आधी बातें इसमें झूठ थी, आधी बातें इनकी सही थी। मतलब केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट इनका सही था कि केमिकल रिएक्शन में एटम जाते हैं, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल फिर आगे चल के एलिमेंट, कंपाउंड, ऐसा फॉर्मेशन होते रहता है। ये बातें इनकी सही थी। बट शुरुआत में जो इन्होंने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, आज हम जानते हैं कि एटम में भी हम लोग बॉम्बार्डमेंट करा सकते हैं, है ना। एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो ऐसा नहीं है कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसके अंदर भी कई सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब भरे हुए हैं। तो ये थ्योरी इनकी गलत थी, पहली बात, ठीक है। तो ये बात उन्होंने कही थी जॉन डेल्टन ने। इसके साथ उन्होंने कहा था एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सब बातें उन्होंने कही थी, ठीक है। बट इसमें से कुछ बातें इनकी गलत थी, कुछ बातें इनकी सही थी। बट इनका एक बहुत ही बड़ा रोल है इसमें, बिकॉज इनकी ही वजह से आगे के साइंटिस्ट इस चीज़ में और भी ज़्यादा डिस्कवरीज करने लगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बातें भाई कि जॉन डेल्टन आए, उन्होंने थोड़ी सी चिंगारी लगाई और फिर उसके बाद साइंटिस्ट लोग आग लगाने के लिए दौड़ गए। ओके, तो डेल्टन ने तो बोल दिया कि जॉन डेल्टन ने कि जो एटम्स है वो डिवाइड नहीं हो सकते और एटम्स पार्ट लेते केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन के सारे लॉज उनके सही थे, ठीक है, वो सब सही था, उनका केमिकल के बारे में सब कुछ सही था। बट क्या गड़बड़ी हुई, उन्होंने जो बोला कि एटम इंडिविजिबल है, वो सारी चीज़ें गलत हो गई, ठीक है। एटम यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड है फॉर जानकारी, ओके। तो उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था। जूलियर प्लकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, या फिर बोल सकते एक्सपेरिमेंटर, ठीक है, जो डिस्चार्ज ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डिस्चार्ज ट्यूब में वो ये देखना चाहते थे कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कैसा बिहेव करती है। जूलियर प्लकर ये देखना चाहते थे कि डिस्चार्ज ट्यूब कैसा होता है। चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब का ही एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे है एनोड, यहाँ पे है कैथोड। कैथोड होता है नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। ये है एनोड, ये है कैथोड, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ रहता है पंप। पंप क्यों लगाए, ताकि इस ट्यूब में से गैसेस का जो प्रेशर है उसको कम कर दिया जाए, ठीक है। ये लगा है वैक्यूम पंप। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक ये देखना चाहते थे, यहाँ पे एक इंडक्शन कॉइल है 10,000 वोल्ट का। सोचो इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, 10,000 वोल्ट, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जूलियर प्लकर ये देखना चाहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है डिस्चार्ज ट्यूब में, जब हम लोग यहाँ पे गैसेस का जो प्रेशर है उसको हम लोग 0.001 mm कर देंगे तो, ठीक है। तो 0.001 mm करने पर आखिर जो गैसेस का प्रेशर है वो तो बहुत कम हो गया, मतलब लगभग वैक्यूम हो गया, वहां पे गैस रही नहीं गई। 0.001 को लगभग आप 0 लिख सकते हो। तो वो ये देखना चाहते थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है।
ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जूलियर प्लकर 1859 में। फिर जे थॉमसन ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना, इसकी जो असली फोटो है, मतलब जिससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, वो मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। ओके, यू कैन सी, देख सकते हो आप लोग। तब तक मैं नाम रफ करता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसा ही फिगर है आपको वहाँ पे दिख रहा है। इससे बेटर ही होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया जे थॉमसन ने, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, मैं तो बताने ही भूल गया हम लोग क्या पढ़ रहे। ओ, बहुत बड़ी गलती हो गई। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। सबसे पहला पार्टिकल हम लोग देख रहे हैं, आखिर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। फिर प्रोटॉन देखेंगे, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हुई थी, फिर भी हम लोग उसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो था, उसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है जे थॉमसन को। नोट करके लिख लो, अच्छे से लिख लो नोट्स में, बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। तो जे थॉमसन को इसका क्रेडिट जाता है। हालांकि सिर्फ जे थॉमसन का ही नहीं था ये काम, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट का आइडिया था, जिसको लीड कर रहे थे जे थॉमसन, ठीक है। जैसे मैं भी अपनी खुद की कंपनी बना लूँ और वहाँ पे मुझे सब लोग फॉलो करें, मतलब मेरे कहने पर सब लोग काम करें, तो वहाँ पे कोई भी डिस्कवरी होगी तो उसका क्रेडिट मेरे को चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब मेरी कंपनी में हुआ है, मेरे लोगों ने किया है ना। तो वैसे ही जे थॉमसन लीड कर रहे थे और सब लोग आइडिया उसमें दे रहे थे, है ना। जैसे स्कूल में कोई प्रोजेक्ट होता है, उसका मॉनिटर कोई और रहता है, आपने कोई आइडिया दे दिया, नाम मॉनिटर का चला गया। ऐसे बहुत नाम कमाए मैंने। ओके, देखो यहाँ पे तो जे थॉमसन ने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने लगा दिया एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। यहाँ पे लगा दिया उन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है? फ्लोरोसेंस मतलब होता है चमक, ठीक है। यहाँ पे जब भी कोई लाइट वगैरह पड़ती है तो ये चमक उठती है, ये वाली स्क्रीन। और इस एनोड को उन्होंने बना दिया परफोरेटेड एनोड। इस एनोड को उन्होंने बना दिया परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड मतलब परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड मतलब जिसमें छोटे छोटे छेद हों, ठीक है। मतलब ऐसा ही लाइन से नहीं, उसमें छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है। परफोरेटेड एनोड। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो इतनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहां से एक कैथोड रेज निकली। कैथोड में से एक रेज निकली, ठीक है। कैथोड में से रेज निकली। अच्छे से समझो इस चीज को। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है जेईई नीट के लिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेसिक भी आपका इससे डेवलप होगा। तो यहाँ से कुछ रेज निकली, और ये रेज कैसी थी? ये रेज थी इनविजिबल। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे वैक्यूम पंप की वजह से गैसेस का प्रेशर बहुत कम हो गया, 0.01 mm, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर ग्रीनिश इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब ग्रीनिश कलर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रीनिश येलो कलर प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। जैसे मतलब आप यहाँ पे ग्रीन कलर से ऐसा शेड करो, फिर उसके ऊपर येलो कलर मार दो, तो वो जो रंग आता है ना, उसको हम लोग ग्रीनिश येलो बोलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे मेरी ग्रीन स्क्रीन भी देख सकते हो, लाइक दिस, ऐसा कलर, ठीक है। तो ग्रीनिश येलो कलर यहाँ पे आ रहा है कैथोड रेस के टकराने से। तो उन्होंने बोला कि यार ये कैथोड रेस तो कमाल हो गया, मतलब किसी ने सोचा नहीं था। मतलब देखो, कैथोड रेस तो हमेशा पास हुई होंगी जब भी जूलियर प्लकर ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, बट थॉमसन ने यहाँ पे कमाल क्या किया, थॉमसन ने स्क्रीन को कर दिया फ्लोरोसेंट। यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी और एनोड को बना दिया परफोरेटेड एनोड। अगर ये दोनों काम नहीं होता तो क्या होता? अगर एनोड परफोरेटेड नहीं होता तो कैथोड रे एनोड से टकराती, कुछ नहीं दिखता, है ना। फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा लेते तो भी कुछ नहीं होता, बट एनोड को परफोरेटेड बना दिया, छोटे छोटे छेद हो गए, वहां से कैथोड रेज चली गई और फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकराई, चमक उठी, ठीक है। ओके, तो यहां से उन्होंने देखा कि कैथोड रेज जा रही है और फ्लोरोसेंट स्क्रीन चमक जा रही है ग्रीन कलर में, ठीक है। और फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनी रहती है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रहती है। तो ये पूरा प्रोसेस समझ गया, अच्छे से सेटअप समझा। यहाँ पे उन्होंने एक इंडक्शन कॉइल लगा दी 10,000 वोल्टेज की। इतना ज्यादा वोल्टेज सोचो, मतलब इससे क्या हुआ, जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई तो जो एनोड था उसके ऊपर इतना ज्यादा पावर आ गया कि उसने कैथोड से खींच लिया, नेगेटिव चार्ज वहां से खींच लिया। और ये रेस थी, ये कैसी थी? नेगेटिव थी। पता ही चलता है नेगेटिव थी, तभी तो पॉजिटिव के पास भाग रही है, वरना भागेंगे ही क्यों, है ना। इतना ज्यादा इन लोगों के पास पावर आ गया। तो आपके मन में सवाल आया होगा, फिर तो नेगेटिव वाले ने भी पॉजिटिव वालों को खींचा होगा, ऐसा भी हुआ होगा। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे गैसेस का जो प्रेशर था वो बहुत कम था। आप लोगों को अभी थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा वो, ठीक है। तो इतनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एनोड ने उसको तेजी से खींच लिया, कैथोड रेस को अपनी तरफ खींच लिया तेजी से एकदम, ठीक है। इतनी ज्यादा पावर आ गई इसके पास। तो यहाँ से कैथोड रेस सीधी एनोड के पास जा रही थी और एनोड परफोरेटेड था, उसमें छोटे छोटे छेद थे, तो उसकी वजह से फ्लोरोसेंट स्क्रीन शाइन कर रही थी।
पूरा समझ गया अच्छे से। हम लोगों ने इसको वैक्यूम पंप से गैसेस का जो प्रेशर था वो बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था, 10⁻³ दैट इज 0.001 mm। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था जहाँ से हमें पता चला कि कैथोड रे नाम की कोई चीज़ है। ठीक है, तो अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ आई जो साइंटिस्टों ने खोज निकाली। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी वो मैं आपको अभी बताता हूँ लिख के। ठीक है, बट इस डायग्राम का यहाँ पे रहना ज़रूरी है, तो क्या करें हम लोग, चलो वहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टडीज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं खोजा है हमने, अभी तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं है, अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फ़र्क होता है बताओ? मुझे इसका फ़र्क नहीं मालूम था, मैंने एक बार तुक्का मारा था बट मेरा फ़ायदा हो गया था उस दिन। डिस्कवरी मतलब होता है जो चीज़ रहे बट हमें मालूम ना रहे, ठीक है, और फिर उसको ढूंढ लेना, तो वो डिस्कवरी है। इन्वेंशन मतलब नई चीज़ बना देना। जैसे ऑक्सीजन, वो पहले से था बट उसको हमने ढूंढा, जब मैंने बोला मतलब किसी ने बोला कि ऑक्सीजन है तो वो डिस्कवरी हुई। पहले से था बट हमें बाद में पता चला। वैसे इलेक्ट्रॉन भी पहले से था बट हमें बाद में पता चला। इन्वेंशन नई चीज़, जैसे ये बल्ब, लैंप, ठीक है, ये था नहीं, बनाया गया। तो ये छोटा मोटा बात, फालतू बात। हाँ चलो, फालतू बातें नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो अभी तक इलेक्ट्रॉन को खोजा नहीं गया है, अभी भी हम लोग कैथोड रेज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। थॉमसन ने अभी देखा है कि यहाँ से कैथोड रेज जा रही है और एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी थी दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो नेगेटिवली चार्ज थी, ठीक है, आपने बोल दिया, हम कैसे मान ले? आपने बोल दिया हम कैसे मान लें? अरे मैं बोल रहा हूँ बुक में लिखा है इसलिए मान लो, ऐसे मानोगे नहीं। हर चीज़ का कारण ढूंढा करो, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं 5 फीट का क्यों हूँ, तू 4 फुट का क्यों, ये सब कारण नहीं ढूंढने का, है ना, फालतू कारण नहीं। बट इन सब चीज़ों में लॉजिक ढूंढा करो। अब केमिस्ट्री में लॉजिक हर जगह पॉसिबल नहीं है बट मैक्सिमम जगह पर पॉसिबल है। ठीक है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, भले ही वो गलत हो। तो यहाँ पे जो रेज थी वो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो आप लोग जब नोट्स बना रहे हो ना, तो दे आर नेगेटिवली चार्ज के आगे डॉट 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 करके रीजन लिखो कि हमें कैसे पता चला, ऐसा डॉट 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 करके लिखो, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको बता दे रहा हूँ, अब आप आपसे लिखो। ठीक है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, इसलिए हमें पता चला कि नेगेटिवली चार्ज है ना। चलो नेक्स्ट चीज आती है, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये कैसे पता चला कि यार कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चल रही है? तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, सपोज ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है पंखे जैसा, ये ऑब्जेक्ट उन्होंने रख दिया, और जब रेज गई यहाँ से, तो कोई भी रेज रहे उससे ऑब्जेक्ट का शेडो तो बनेगा ही। तो इस ऑब्जेक्ट का शेडो सेम टू सेम बना, स्ट्रेट ही बना, ठीक है। तो स्ट्रेट शेडो कब बनता है? जब लाइट सीधी ट्रेवल करती है, वरना शेडो कैसा रहता है, थोड़ा बेंड, थोड़ा ऐसा, थोड़ा वैसा, ऐसा वैसा रहता है, ठीक है। तो लाइट जब सीधी ट्रेवल करती है तो ऑब्जेक्ट का जो शेडो रहता है वो सेम टू सेम सीधा बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें पता चल गया कि यार ये रेस सीधा सीधा ट्रेवल कर रही है। जैसे अभी ये लैंप है, लैंप को अगर मैं सीधा अपने फेस पर कर दूं तो इसकी रेस सीधी आएंगी, तो पीछे जो मेरी शेडो है वो एकदम ऐसी बनेगी, है ना। बट अभी मैं देख रहा हूँ मेरी शेडो कहाँ बन रही है, वहाँ बन रही है, ठीक है। तो ऐसा डिफरेंस रहता है। तो दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चल रही थी वो, ये बातें हमें पता चली। दूसरी बात, तीसरी बात हमें ये पता चली, देखो ये लोग नेगेटिवली चार्ज थी, तो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव मेटल प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये सब मत पूछना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग पढ़ लोगे, टेंशन मत लो, 9वां या 10वां चैप्टर है, 10वां, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मेटल की प्लेट लगा दी, दो मेटल की प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज थी तो ये लोग पॉजिटिव मेटल प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, उसकी तरफ चली गई, ठीक है। ये होता है हम लोगों का थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लेट्स हमने रखी थी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव मेटल प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। चलो ये बातें भी समझ में आई। चौथी चीज हमें समझ में आई, दे पोजेज काइनेटिक एनर्जी, दे पोजेज काइनेटिक एनर्जी। अब हमें ये कैसे पता चल गया कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है? क्या पता ये मासलेस हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हमें ऐसे पता चला, हमने यहाँ पे माइका का मतलब माइका आप लोग जानते होंगे, पार्टिकल्स होते हैं ना माइका के, तो वैसा हम लोगों ने यहाँ पे पैडल लगा दिया, छोटा सा माइका का छोटा सा यहाँ पे पैडल लगा दिया,
ठीक है। और इस पैडल को हमने देखा कि जब रेज यहाँ से जा रही है तो पैडल घूमने लगा। लाइट, बहुत पतला, ये बहुत लाइट, बहुत हल्का, बहुत ही ज़्यादा हल्का माई का पैडल यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है। और हमने देखा कि जब रेज यहाँ से ट्रेवल कर रही है तो ये पैडल घूम रहा है। तो कौन मोशन में रहता है, मतलब मोशन कौन प्रोवाइड कर सकता है, जिसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी हो। अब मेरे पास एनर्जी रहेगी तभी तो मैं बोल पाऊंगा, तभी तो मैं लिख पाऊंगा, वरना मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो काइनेटिक एनर्जी जिसके पास रहेगी वही तो दूसरे को एनर्जी दे सकता है। अब डॉट 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 करके लिख लेना आगे कि पैडल्स आर प्लेस्ड देयर व्हिच वे आर मूविंग व्हिच वे आर केम इन मोशन व्हेन कैथोड रेज पास्ड थ्रू इट, ऐसा। ठीक है। यहाँ पे भी लिख लेना, यहाँ पे भी लिख लेना, जो जो कारण बता रहा हूँ, इससे इंटरेस्ट आएगा, वरना केमिस्ट्री लगेगी बोरिंग। ठीक है। चलो, पांचवी चीज, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल मैसिव पार्टिकल्स। अब मैसिव मतलब ये नहीं होता है कि मतलब एकदम ज़्यादा ही खतरनाक है, वो मैसिव मतलब होता है सिर्फ उसके पास मास है। मैसिव मतलब इतना ही होता है कि उसके पास मास है। ठीक है। कुछ लोग इसको ज़्यादा डीप में लेकर चले जाते हैं, उनको लगता है मैसिव मतलब यार बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं। मैसिव मतलब जिसके पास मास हो। ठीक है, हैव मास। तो अब ये कैसे पता चल गया कि यार उसके पास मास है, इसका जवाब छुपा है यहाँ पे। सोच लो, चौथे पॉइंट में सोच लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। चलो हम 9वीं में चलते हैं। 9वीं में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। तो क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो v तो 0 होगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी अगर है इसके पास तो v तो 0 होगा नहीं, है ना। और वेलोसिटी भी है इसके पास, इसीलिए तो ये ट्रैवल कर रही है। इसकी वेलोसिटी होती है 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से लेके 10⁹ मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो कितनी ज़्यादा वेलोसिटी है। लाइट की वेलोसिटी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट से थोड़ा ही कम है, मतलब ज़्यादा कम है, बट फिर भी इतनी ज़्यादा वेलोसिटी इसके पास होती है। अभी आगे आपको झटके लगेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। और भी ज़्यादा चीज़ें अभी डिस्कवर होंगी। इलेक्ट्रॉन बहुत आगे तक जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी खत्म हो जाएंगे, टेंशन मत लो। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल मैसिव पार्टिकल, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, इसके पास वेलोसिटी भी है, तो मास तो 0 हो ही नहीं सकता है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास वेलोसिटी है, तो मास तो 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मास 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 होनी है। अरे समझो ना भाई, अगर देखो मैंने चलो मास 0 बोल दिया, 0 बोल दिया मास, चलो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ × 0 × v का स्क्वायर। तो v कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा, और 0/2 भी 0 ही होता है, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 आ गई। बट हमने पिछले पॉइंट में लिखा है कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी है और वेलोसिटी भी है तो मास 0 नहीं हो सकता, याद रखना। तो इसका मतलब इनके पास कुछ मास भी है और ये बने हुए हैं मैसिव पार्टिकल से। ओके। तो वो छोटे छोटे स्मॉल मैसिव पार्टिकल से बने हुए रहते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो जो थॉमसन ने यहाँ पे देखा कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे। ठीक है। और साथ ही में उन्होंने ये भी देखा कि दे आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये जो एलिमेंट है, जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, वो पॉजिटिव मेटल की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव पार्टिकल्स है। ठीक है। तो उन्होंने उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को नाम दे दिया निगेट्रॉन। क्या नाम दे दिया? निगेट्रॉन्स। मतलब नेगेटिव पार्टिकल है ना, तो निगेट्रॉन्स उन्होंने नाम दे दिया। किसने नाम दे दिया? थॉमसन ने। अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, ठीक है, थोड़ी देर में आएगा। थॉमसन ने बोल दिया इसका नाम पड़ेगा निगेट्रॉन। ठीक है। दे आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। और प्रॉपर्टीज देख लो, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। अब ये कैसे पता चल गया कि वो लोग फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं? अरे वो तो हमने शुरू में ही देखा था। ओके। तो यहाँ पे शुरू में ही हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जिंक सल्फाइड की जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी उस पर चमक आ रही थी, तो इसका मतलब ये लोग चमक भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी इन्होंने देखी, दे प्रोड्यूस, अगली प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दे प्रोड्यूस आयोनाइजेशन एंड ऑल्सो एक्स रेज। ठीक है। तो आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे जो गैसेस का प्रेशर था वो 0.001 mm था, बट फिर भी कुछ ना कुछ गैसेस रही होंगी। ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल है और यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन टकरा रहा था अभी, ठीक है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन टकरा रहा था तो इस गैस आयन के जो इलेक्ट्रॉन को था वो बाहर निकाल दे रहा था। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। और क्योंकि इनकी वेलोसिटी काफ़ी तेज थी तो ये एक्स रेज को भी प्रोड्यूस कर रहे थे। जिस
जिस भी पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा तेज होती है वो एक्स रेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस गैस आयन पे टकरा रहा था, उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा था। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी काफ़ी तेजी से हो रही है, वेलोसिटी काफ़ी तेज है ना। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो, तो ये हमारे 8 प्रॉपर्टीज हो गए। तो अभी भी इसका नाम पड़ा था निगेट्रॉन। तो थॉमसन को मिलने आए एक दिन स्टोनी, तो स्टोनी ने बोला तुमने ऐसा नाम रखा है कि आगे चल के बच्चे तुम्हें बहुत भला बुरा बोलेंगे, एक काम करो इस निगेट्रॉन का नाम तुम रख लो इलेक्ट्रॉन। देखो कितनी मजेदार कहानी है। मजा आया सुनने में? समझ में आया क्या? बहुत जरूरी है समझना। मजा तो सबको आया होगा बट समझ में कम लोगों को आया होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, उतना ज़्यादा कोई भारी चीज़ है नहीं। ठीक है, तो फटाफट सबको रिवाइज करते, समराइज करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन पे आगे बढ़ के प्रोटॉन की डिस्कवरी देखते हैं। आज हमें मतलब आज मुझे लगता है कि जे थॉमसन के मॉडल को देखते ही देखते वीडियो खत्म हो जाएगा। ओके, चलो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। दूसरी प्रॉपर्टी थी स्ट्रेट लाइन में है। क्यों? क्योंकि हम जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी जो शेडो थी वो सीधी सीधी बन रही थी। ठीक है, दे ऑल्सो डिफ्लेक्टेड पॉजिटिव मेटल टुवर्ड्स पॉजिटिव मेटल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉजिटिव मेटल की प्लेट की तरफ जा रहे थे, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज थे, तो उसी तरफ वे लोग जा रहे थे। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोज करती है, कैसे पता चला? हमने छोटा सा यहाँ पे पैडल लगाया और देखा कि वो मोशन में आ गया। तो बॉडी तभी मोशन कर सकती है, मोशन करवा सकती है जब उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी हो। और क्योंकि इनके पास वेलोसिटी थी तो कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक। अगर रुके हुए रहते तो कौन सी एनर्जी होती? पोटेंशियल। ठीक है, दे ऑल्सो दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल मैसिव पार्टिकल। क्योंकि इनके पास वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो मास तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो इनके पास कुछ ना कुछ मास भी होगा ही होगा। ठीक है, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, चमक प्रोड्यूस करते हैं, आयोनाइजेशन भी करते हैं, एक्सरेज भी प्रोड्यूस करते हैं। इनका नाम रखा था निगेट्रॉन थॉमसन ने, बट उसके बाद स्टोनी ने बोला नाम रख दो इलेक्ट्रॉन। इतना समझे? कई सारे लोग बोल देंगे इतनी सारी देखो बच्चों ये प्रॉपर्टी है, फटाफट इनको याद कर लो और एग्जाम में आए तो लिख देना। नहीं, प्रॉपर लॉजिक पता होना चाहिए आपको, है ना, तभी तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा। साइंस क्यों बोरिंग लगता है आपको? बिकॉज आपको लॉजिक नहीं पता है साइंस के पीछे, है ना। साइंस में ऐसे ऐसे लॉजिक है कि आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा एकदम। तो चलो ये सारी प्रॉपर्टीज है, नोट कर लो। कोई 6 प्रॉपर्टी ढंग से याद कर लेना जो आसान लगे। ये देखो एक लाइन की है याद कर लो, ये एक लाइन की है याद कर लो, ये एक लाइन की है याद कर लो, ये दो, इससे 2 बना लो। दे प्रोड्यूस आयोनाइजेशन, दे प्रोड्यूस एक्सरेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक और खास बात देखते हैं इसकी। ओके, तो अब एक और खास बात यहाँ पे ये पता चली, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला चलो हमने यहाँ पे ये गैस डाली तो कैथोड रे बाहर निकली, चलो कोई और गैस डाल के देखते हैं अब की बार क्या होता है। ठीक है, और उन्होंने इलेक्ट्रोड मटेरियल को भी यहाँ पे चेंज किया। ठीक है, इंडक्शन कॉइल को भी बदल के देखा, वोल्टेज थोड़ा सा कम ज़्यादा किया, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको। ठीक है, ऑन चेंजिंग द इलेक्ट्रोड मटेरियल, ऑन चेंजिंग द गैसेज और इलेक्ट्रोड मटेरियल, ऑन चेंजिंग द गैसेज और electrode material, the properties of the cathode rays remained same. Properties of the cathode rays remained same. Cathode rays remained same. तो उसकी जो जो प्रॉपर्टी थी वो सब सेम ही रह गई, चाहे आप कुछ भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड मटेरियल आप चेंज कर लो, कैथोड की जगह कोई और कैथोड लगा दो, कोई और मटेरियल लगा दो, तो भी इसकी प्रॉपर्टी सेम टू सेम ही रह रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स है, कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल है। ठीक है, और हर जगह पाए जाते हैं, चाहे ये मार्कर हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे जो भी चीज़ हो, हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी फंडामेंटल है और इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इन्होंने देखा कि यार गैस चेंज करने पे क्या होता है, कैथोड एनोड पे कोई और पार्टिकल लगाते हैं, तो कैथोड की जगह कभी उन्होंने कॉपर रॉड डाला था, कभी जिंक रॉड, कोई और रॉड, बट उन्होंने कोई भी रॉड डाल दिया, हर बार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा है। तो उन्होंने इससे पता कर लिया यार हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल है, सबके अंदर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कैथोड रे बनी हुई रहती है फंडामेंटल पार्टिकल से जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे वो भी पॉइंट भी लिख देता हूँ, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ fundamental particles which are known as electron, fundamental particles which are known as electron, which are known as electron। इतना समझ गए क्या? इतना होने के बाद अब जे थॉमसन ने फाइंड कर लिया चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फाउंड द, जस्ट वेट अ मोमेंट, E by m मतलब चार्ज टू
मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इतना सब चल ही रहा था, सब लोग इसमें बिजी थे कि यार ऐसा वैसा ऐसा ऐसा कुछ तो हो जाए, इसमें हमारा भी थोड़ा नाम हो जाए। उसी में थॉमसन और आगे बढ़ गए। अभी अपना अपना एक एटॉमिक मॉडल भी पेश कर देंगे। थॉमसन बहुत तेजी से भाग रहे थे, हैवी ड्राइवर। ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशियो भी इन्होंने दे दिया था। ही फाउंड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज सारे मार्कर की हालत खराब है, फटाफट पढ़ाने की सोच रहे हो तो सबकी हालत खराब है। ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E/m की वैल्यू क्या आई? E/m की वैल्यू आई 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम। कूलम मतलब चार्ज, मास मतलब kg। इसको ग्राम में लिखना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो जे थॉमसन ने इसका चार्ज टू मास रेशियो पता कर लिया इलेक्ट्रॉन का, जो कि निकला 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। अब थॉमसन और फेमस हो गए। आखिर नोबेल प्राइज मिला है थॉमसन को, इनके एटॉमिक मॉडल के लिए मिला है, खैर वो इस चीज़ के लिए नहीं मिला है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया क्या? इससे हमें ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन सबके अंदर है, फंडामेंटल पार्टिकल है। कैथोड रे जो रहती है वो फंडामेंटल पार्टिकल से बनी रहती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने निगेट्रॉन बोला था, बट स्टोनी ने चेंज कर दिया, बोला इलेक्ट्रॉन बोलो, वरना बच्चे बहुत भला बुरा बोलेंगे आगे। तो जे थॉमसन ने इसका चार्ज टू मास रेशियो पता कर लिया एक एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, जो कि निकला था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। इतनी बातें समझ में आई। चलो अब हम लोग देखते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिससे उन्होंने पता कर लिया था आखिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। तो यहाँ से एक अच्छी बात आपको ये पता चलेगी। देखो, हमें चार्ज टू मास रेशियो पता है, अब मिलिकन की मदद से हमें चार्ज भी पता चल गया, तो तुरंत मल्टीप्लाई करके हम मास भी निकाल लेंगे, है ना। तो मतलब अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास क्या है वो भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया, मिलिकन ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट कैसा था वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बट अभी आपने विस्कस वगैरह पढ़ा नहीं है, विस्कस फोर्स, सरफेस टेंशन, बॉयंट फोर्स, इन सभी के बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं हो, तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, और आपकी बोर्ड की बुक में दिया भी नहीं, एनसीईआरटी में दिया, खैर इससे क्वेश्चन कहीं नहीं आएंगे, बट फिर भी बताता हूँ। देखो, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्लोज्ड ट्यूब लिया, ठीक है, या फिर आप लोग बोल सकते हो स्टील का चैम्बर लिया, क्लोज्ड स्टील चैम्बर लिया, और यहाँ पे प्लेट लगाया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक प्लेट लगाया और इस प्लेट में छोटा सा छेद किया। यहाँ से उन्होंने अपना ऑयल का बॉटल कनेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने पंप लगाया, और यहाँ से उन्होंने लगाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब यहाँ से उन्होंने एमीटर रखा, ये ठीक है, ऐसा कनेक्ट किया उन्होंने। यहाँ पे लगाया उन्होंने टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप से मतलब वो अंदर चेक कर रहे थे कि आखिर मोशन कैसा है ऑयल्स का। तो सबसे पहले उन्होंने वायर कट किया और यहाँ से ऑयल को छिड़का, तो ऑयल जब अंदर जाने लगा तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा था, बट एक बॉयंट फोर्स होती है। ठीक है, बॉयंट फोर्स क्या करती है, बॉयंट फोर्स उस पार्टिकल को ऊपर फेंकती है। जैसे रुमाल गिरा हो नीचे तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नहीं गिरेगा, कम स्पीड से गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बॉयंट फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, हवा उसको रोक रही है, उसी को बोलते हैं बॉयंट फोर्स। और यहाँ पे एक विस्कस फोर्स होती है, पानी में आती है वो, जैसे पानी में आप किसी ऑब्जेक्ट को डालो तो वो स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सब फोर्सेज यहाँ पे एक्ट कर रही थी। तो उन्होंने फिर उसी में एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, सारे फॉर्मूले लिखे, डिराइव किया, और लास्ट में उन्होंने इसको भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जब इसको कनेक्ट किया तो वहां से इनको उसका चार्ज मिल गया। ठीक है, तो ये छोटा मोटा प्रोसेस था जिससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता कर लिया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने निकाला आज सबकी हालत खराब है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने निकाला 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जबकि ये वैल्यू थोड़ी सी गलत है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। आज के टाइम पे इसको माना जाता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देख सकते हो लगभग सेम ही है। ठीक है, तो इन्होंने सोचो उस टाइम पे अपने छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट से पता किया था। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हमें पहले से मालूम था चार्ज टू मास रेशियो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। तो क्या अब हमें पता चल जाएगा इसका मास? बिल्कुल पता चल जाएगा। तो E/m में E की वैल्यू रख दो, टाइम पास करना चाहते हो तो E/m इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻11, E की जगह वैल्यू रख दो। ओके, तो यहाँ से आप इस वैल्यू को यहाँ भेज दो, आपको मास मिल जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम। तो ये वैल्यू मिल गई इसकी मास की। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? -28 कर दोगे तो ये वैल्यू ग्राम में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। कैथोड रेज थी, कैथोड रेज से सब एटॉमिक, कैथोड रे पार्टिकल से बनी हुई थी, उसी पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रॉन बोला। उस इलेक्ट्रॉन का हमने पहले चार्ज निकाला, चार्ज टू मास रेशियो निकाला। किसने निकाला था? थॉमसन ने। किसने निकाला था? थॉमसन ने।
और फिर उसके बाद थॉमसन के ये निकालने के बाद इन्होंने भैया कमाल ही कर दिया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसका चार्ज पता कर लिया। और चार्ज पता कर लिया तो किसी मैथमेटिशियन ने वहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सीधा ये वैल्यू पता कर ली, मास पता कर लिया। ठीक है, इतनी चीज़ें होने के बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में सब शांत हो गए। अब थोड़े दिन सब लोग आराम किए और फिर अर्नेस्ट रुदरफोर्ड आए जिन्होंने प्रोटॉन को ढूंढा। खैर ई गोल्डस्टीन ने ढूंढा था इसको। ठीक है, हम लोग बोल नहीं सकते, हमारी बुक में अब दिया अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, एनसीईआरटी में दिया ई गोल्डस्टीन, सो वी कैन नॉट से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया तो आप अर्नेस्ट रुदरफोर्ड लिखना स्कूल में, या फिर आपके कॉलेज में जो भी पढ़ाया वो लिखना। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया डिस्चार्ज ट्यूब में और अब की बार डिस्कवरी होगी प्रोटॉन की, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं अब। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, हमने रोचक बातें भी जान ली इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखते हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी मार्कर में गड़बड़ी हो गई है। देखो, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो की थी ई गोल्डस्टीन ने। देखो, हम लोग बोल नहीं सकते किस बंदे ने डिस्कवरी की थी, कोई भी हो सकता है भाई, है ना। जैसे अभी केपलर के जो लॉज थे वो केपलर के नहीं थे, एक साइंटिस्ट थे जिनकी डेथ हो गई थी। और डेथ के बाद मतलब वो साइंटिस्ट क्या करता था, प्लैनेटरी मोशन, मतलब प्लैनेट कैसा मोशन करते हैं उस पर स्टडी करते थे। और जिस दिन उस साइंटिस्ट की डेथ हुई वहाँ से उनके सारे नोट्स गायब थे, और उसके कुछ ही दिन बाद केपलर ने अपने लॉज दे दिया। ये कैसे हो गया? ठीक है, तो हम लोग बता नहीं सकते अब किसने किया था। जो आपकी बुक में दिया शांति से मान लो, ज़्यादा सोचो मत इस पर। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आपकी बुक में दिया अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, बट ई गोल्डस्टीन ने किया था इसको। ठीक है, अब क्या पता दोनों ने मिलके किया हो। ई गोल्डस्टीन, खैर एनसीईआरटी में ई गोल्डस्टीन दिया तो हम लोग एनसीईआरटी के साथ जा रहे। तो प्रोटॉन कैसे थे? अब की बार उन्होंने सेम टू सेम डिस्चार्ज ट्यूब लिया, थोड़ा सा चेंज किया। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में अब उन लोग कुछ भी कर रहे कि कुछ तो हो जाए यार, कुछ तो डिस्कवर हो जाए, थोड़ा हमारा भी नाम हो जाए। ठीक है, जैसे आपके क्लासेस में सपोज कोई टेस्ट हो रहा है या फिर कोई ओरल हो रहा है या फिर 2 रो में कंपटीशन चल रहा है। जैसे हम लोग के क्लासेस में कंपटीशन हुआ करता था, तो हम लोग सोचते थे कि यार कौन सा आंसर दे दे, हम लोग भी थोड़ा आगे हो जाए, हम लोग भी थोड़ा फेमस हो जाए। तो ऐसे ही साइंटिस्ट लोग में भी चलते रहता था। जैसे क्लास में आपके पंगा होता होगा कि फर्स्ट रैंक कौन लाएगा, है ना, इसमें इतना मार्क्स आ जाता तो मैं आ जाता फर्स्ट, तो वैसे ही लोग में भी चलते रहता था। तो इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को पकड़ लिया, बोला अब तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम हमें कोई नया पार्टिकल दिखा नहीं दोगे। अब डिस्चार्ज ट्यूब ने बोला भैया मानोगे नहीं तो ढूंढ लो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ढूंढ लो कोई नया पार्टिकल, है ना, मैं खुद से तो तुम्हें दूंगा नहीं। ये था कैथोड, ये था एनोड। तो ई गोल्डस्टीन फाइनली आए और उन्होंने गैस का प्रेशर जो 0.001 मिलीमीटर था, सॉरी 0.001 mm था, तो उन्होंने इस गैस के प्रेशर को कम कर दिया, मतलब ज़्यादा कर दिया। ठीक है, गैस का जो प्रेशर जो 0.001 mm था वो 0.1 mm कर दिया इन्होंने। अब सोच सकते हो 0.1 mm काफ़ी ज़्यादा है 0.01 mm से, है ना, 0.001 mm और कहाँ 0.1 mm, तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ई गोल्डस्टीन ने गैस के प्रेशर को थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। और साथ ही में पिछली बार एनोड को परफोरेटेड बनाया गया था, अब की बार इन्होंने कैथोड को परफोरेटेड बना दिया। उन्हें लग रहा था, उन्हें शक था कि एनोड से भी कोई ना कोई रे निकलती होगी। इतना समझा बस, बाकी सब सेम है। ये 10,000 वोल्टेज का इंडक्शन कॉइल, ठीक है, और ये एनोड ये कैथोड, यहाँ पे लगा दी थी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, खैर इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब की बार एनोड से रेज निकली और एनोड से जो रेज आ रही है वो विजिबल है। एनोड से जो रेज आ रही है वो विजिबल है। एनोड से जो रेज आ रही है वो अब की बार विजिबल है, दिखाई दे रही है, आंखों के सामने वो जा रही है ऐसे। ठीक है, आपकी बुक में अगर देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, पता नहीं क्या डायग्राम दिया। मैं एक बार बैठा, मैंने बोला आज मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, तुरंत बुक बंद कर दिया नहीं समझ में आते ना कुछ, तो इसीलिए एनसीईआरटी थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ से जो एनोड रेज आ रही थी वो हमें दिखाई दे रही थी। ठीक है, और परफोरेटेड कैथोड था तो खैर उसकी तो ज़रूरत है नहीं, हमें वो दिखाई ऑलरेडी दे रही है। और गैस का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे कम कर दिया गया है ताकि यहाँ पे आयोनाइजेशन हो सके। पिछली बार गैस काफ़ी कम था तो वहाँ पे आयोनाइजेशन नहीं हो सकता था, है ना, बहुत ही कम आयोनाइजेशन था। बट अब की बार गैस का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, उससे तो ज़्यादा ही है, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन भी अब की बार होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इस एनोड रेस की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ आई। एनोड रेस की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ आई। पहले तो दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दूसरा, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बाकी सब सेम है उसकी तरह, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी।
दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन लिख लेना, ठीक है। दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सब कुछ ऐसा लिख लेना। फिर चौथी चीज आती है दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन, ठीक है। पिछली बार कैसा हो रहा था, इलेक्ट्रॉन किसी पर डिपेंड नहीं था, चाहे जो भी गैस डालो, चाहे जैसा भी यहाँ पे कैथोड एनोड कुछ भी रखो, वो कैसा था, वो सेम टू सेम था, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही थी। बट अब की बार अगर आप गैस कोई अलग डाल रहे हो तो कभी कभी ऐसा हो रहा है रेस दिखाई नहीं दे रही है, कोई और गैस डाल रहे हो तो उसकी वेलोसिटी कम हो जा रही है, कोई और गैस डाल रहे हो तो वेलोसिटी आगे, ऐसे ही सारी चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। तो वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहे थे कि कैसा कैसा उसका नेचर था, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन थे, हाँ एक और बात है यहाँ पे याद रखना, मैं उसको ब्लू मार्कर से लिखता हूँ, अच्छे से याद रखना उसको। कैथोड रेज बनी है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, बट एनोड रेज आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन, याद रखना इस बात को। कैथोड रे भले ही इलेक्ट्रॉन से बनी है बट एनोड रे प्रोटॉन से नहीं बनी है। तो एनोड रे बनी कहां से है, एनोड रे इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस आयंस। पिछली बार गैस का प्रेशर बहुत कम था तो वहां पे प्रोटॉन दिखाई नहीं दिया, अब की बार गैस का प्रेशर ज्यादा है तो इस गैस के आयंस से, मतलब जब यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन टकराते तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। तो वैसे ही प्रोटॉन भी रहता है यहाँ पे, तो प्रोटॉन की भी यहीं से डिस्कवरी होती है। प्रोटॉन का जो ओरिजिन है, प्रोटॉन जहां से बना है वो है गैसियस आयन, प्रोटॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम गैसियस आयन, ठीक है। इतनी बातें नोट कर लिए, अब बाकी सब आप लोग देख लेना। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, बाकी चीजें जो भी वहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने लिखा था सेम टू सेम आप कॉपी कर लेना या फिर लिख लो अदर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, लिखने की जरूरत ही ना पड़े। अब इसका भी चार्ज टू मास रेशियो होगा, है ना, चलो वो लिखता हूं मैं आगे। ओके, तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज डिस्कवर हुआ, सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन की तरह था। इलेक्ट्रॉन के पास जितना नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास उतना पॉजिटिव चार्ज। अब कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाई, चलता है, चार्ज है और सॉरी इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, तो प्रोटॉन है ये तो पॉजिटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाई, चलेगा। चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो रहेगा, ठीक है, समझ सकते हो उस बात को। तो चार्ज यहाँ पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है और इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁹, इसीलिए जब दोनों मिलते तो न्यूट्रल हो जाते हैं। दोनों का चार्ज सेम है, इसका मास अलग है, 1.67 इंटू 10⁻27, उसका कितना था 9.1 इंटू 10⁻31। इसका E/m जो रेशियो है वो अलग अलग रहता है। ये हमने किसके लिए मेजर किया है, ये हमने मेजर किया है लाइटेस्ट गैस के लिए, ठीक है। लाइटेस्ट गैस, लाइटेस्ट गैस कौन सी है भाई, हाइड्रोजन गैस है। E/m आप जब हर बार मेजर करोगे तो हर बार इसका अलग अलग आएगा, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है कौन सा गैस आपने लिया है, क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ है, गैस के आयन से है। और इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन कहाँ था, कैथोड रे, मतलब कैथोड रे जिस पार्टिकल से बनी है वही इलेक्ट्रॉन है, बट एनोड रे जिस पार्टिकल से बनी हुई है वो प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना। तो लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन के लिए हमने ये चीजें लिखी हुई है, खैर आप लोग इसको याद रखेंगे जनरल में। अब इसके बाद देखो, जो लाइटेस्ट गैस थी वो हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन। ऐसा क्यों, आपने तो अभी बोला कि हम लोग नहीं बोल सकते, बट आप बोल रहे हो बोल सकते। अरे बोल सकते हैं, बट एक केस में, कौन से केस में, हाइड्रोजन गैस के केस में। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए समझे, इसके पास एक प्रोटॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के केस में हम लोग बोल सकते हैं एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब इतनी बातें आपको पता चल गई। तो ये थी प्रोटॉन के बारे में बातें, और E/m इसका यहाँ पे हाईएस्ट रहता है लाइटेस्ट गैस के लिए, और बाकी जगह पर इसका E/m रेशियो काफी कम मिलेगा, मतलब इससे कम मिलेगा, ठीक है, काफी नहीं, इससे कम मिलेगा। तो ये बातें होगी प्रोटॉन के बारे में। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने, काफी बाद में ये डिस्कवरी हुई, ठीक है। यहाँ पे डेट दी हुई होगी आपकी टेक्स्ट बुक में, 1932 में हुई डिस्कवरी जेम्स चैडविक द्वारा। चलो इस डिस्कवरी को हम लोग देखते हैं कि आखिर ये डिस्कवरी आखिर हुई कैसे, ठीक है। तो पहले से ही पता था, रुदरफोर्ड ने पहले ही बता दिया था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ एटम में कुछ और भी है। अब कैसे पता चला कि कुछ और भी है, उन्होंने जब एटम का मास देखा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास को ऐड किया
तो एटम के मास के बराबर तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कोई चीज है उसमें जो बाहर नहीं निकल रही है। जब उसको नेगेटिव के सामने रख रहे हो तो भी नहीं निकल रही है, पॉजिटिव के सामने रख रहे हो तो भी नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि वो तो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, बट कुछ तो है अंदर, कुछ तो है। ठीक है, अब वो कुछ तो क्या है वो पता किया जेम्स चैडविक ने 1932 में। डेट वगैरह याद रखना जरूरी नहीं है, नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने बॉम्बार्डमेंट कराया। यहाँ पे उन्होंने अल्फा सोर्स रखा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से लगाए उन्होंने, और यहाँ पे बेरिलियम का एटम रखा। तो चैडविक ने जब यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट कराया बेरिलियम के एटम पर, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकली, जो यहाँ से रेडिएशन निकली, वो ना तो पॉजिटिव से इफेक्ट हुई ना तो नेगेटिव से इफेक्ट हुई। ठीक है, अनडेविएटेड गई, सीधी चली गई, किसी से इफेक्ट हुआ ही नहीं। मतलब तुम कौन मैं नहीं जानता, इससे इफेक्ट इसको हुआ ही नहीं। यार माइक कहीं बंद तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हो। एक बार ऐसा हो गया था मेरे साथ, पूरा 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, बट उसके बाद पता चला माइक ऑफ है। ऑन है। चलो। तो पॉजिटिव नेगेटिव से कहीं से भी इसको इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इन्होंने बोला कि ये जो रेज है दीज रेज कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स को ये कंसिस्ट करती है, न्यूट्रल पार्टिकल्स। और इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। चलो, तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ। इसी के साथ वीडियो को एंड नहीं करेंगे, अभी एक मॉडल देखेंगे उसके बाद। ठीक है, तो इन्होंने जब अल्फा रेज पास कराई बेरिलियम से, तो बेरिलियम के एटम से बॉम्बार्डमेंट होने के बाद जो रेज निकली वो ना तो पॉजिटिव से इफेक्ट हुई ना नेगेटिव से इफेक्ट हुई, अनडेविएटेड चली गई। तो इन्होंने बोला जो ये रे है ये भाई एकदम न्यूट्रल पार्टिकल के कंसिस्ट करती है, बिकॉज इसीलिए कोई एफेक्शन इस पर नहीं हुआ। तो उसी को इन्होंने बोल दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में पूरे चैप्टर में सिर्फ यही स्टडी करनी है और कहीं नहीं। इलेक्ट्रॉन एकदम आगे तक जाएगा, बहुत आगे तक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हर जगह, प्रोटॉन भी ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। तो मैं अब एक टेबल आपके लिए तैयार कर देता हूँ जहाँ पे पूरी जानकारी लिख देता हूँ, है ना। एक टेबल में पूरा याद हो जाएगा आपको तब। चलिए, तो अब हम लोग टेबल बनाते हैं, आप भी मेरे साथ बनाइए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की, उसके बाद डिस्कवर्ड बाय, किसने उसकी डिस्कवरी की, उसका चार्ज क्या था, उसका मास क्या था, और उसका E/m क्या निकला था। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था भाई? जे थॉमसन ने। ठीक है, हर कोई जानता है। और इसका चार्ज क्या निकला था? -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ। मुझे ये बैकग्राउंड में ही बनाना चाहिए था, इसलिए मैं चलो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसके आगे माइनस भी लगा लो जैसा कि आपने कमेंट किया होगा शायद। इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इसका E/m कितना निकला था? 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg। नेक्स्ट आता है प्रोटॉन की डिस्कवरी हालांकि अर्नेस्ट रदरफोर्ड दिया टेक्स्ट बुक में, बट हम जाएंगे NCERT के साथ और लिखेंगे E. गोल्डस्टीन। थोड़ा गंदा टेबल बनाया हूँ, मुझे भी पता है, कमेंट मत करो। इसके ऊपर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम का, और इसका भी मास होता है इसका मास होता है 1.672 × 10⁻27 kg। ओके, तो इसका था 9.58 × 10⁻4 कूलम पर ग्राम। ठीक है, ये इसका हम लोग यूनिट्स भी ध्यान रखना, ये 27 है। इसको अगर ग्राम में लिखना है तो 24 लिखो। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने। टेबल ज़्यादा गंदा दिख रहा है ना, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सही भी नहीं कर सकते, नहीं। चार्ज इस पे 0 होता है तो E/m भी 0 ही होगा, और इसका मास सेम एज प्रोटॉन के मास जितना ही होता है। अगर 2 लेट 3 तक जाए तो एक और बढ़ाओगे तो यहाँ पे 5 लिखना होगा। ठीक है, अब -27 kg लिख लो, तबाही। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी हो गई तो छोड़ो।
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने, चार्ज इतना, मास इतना, ईवाएम इतना, प्रोटॉन की डिस्कवरी इन्होंने इतना 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 अंडा। ठीक है, चलो तो ये हो गई डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आ गया ये सब पढ़ के। अब हम लोग देखते हैं जे थॉमसन का जो पहला मॉडल उन्होंने दे दिया कि आखिर एटम वगैरह होता कैसा है। अभी न्यूट्रॉन नहीं आया है, न्यूट्रॉन का मैंने बता दिया बट अभी आया नहीं है, वो ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखते हैं उसको। तो पहला एटॉमिक मॉडल जो था, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल was given by जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने पहला अपना मॉडल दे दिया, यहाँ पे एटॉमिक मॉडल दे दिया। और इनका मॉडल बहुत लोग जानते हैं, आप भी जानते होगे, 8th में कुछ आया हो या ना आया हो, वाटरमेलन वाला एग्जाम्पल आपको जरूर आया होगा, है ना। जैसे हमारे टीचर भी जब पढ़ाया करते थे तो 8th 7th में हमें चीज़ें तो कम समझ में आती थी, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा याद करते थे। खैर ऐसा करना नहीं चाहिए, बट ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आई थी, जे थॉमसन वगैरह वाला एग्जाम्पल, है ना। तो इन्होंने ये बोला कि एटम इज़ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब सेंसलेस बातें की थी इन्होंने, कहीं कहीं पे सेंस था, कहीं कहीं पे इन्होंने ठोक दिया था ऐसी फालतू में। ठीक है, देखते हैं हम लोग। एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन्होंने सबसे पहले ये बातें बोल दी थी। खैर ये करेक्ट भी एक तरीके से, बिकॉज वहाँ पे न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस रहता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इनका कहना क्या था कि सपोज ये एटम है, इसको आप रिलेट कर सकते हो वाटरमेलन से। वाटरमेलन में जो आपका, ठीक है, वाटरमेलन से रिलेट कर लो या फिर खीर से रिलेट कर लो, पुडिंग से रिलेट कर लो, किसी से भी आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो जैसे खीर की बात करें तो वहाँ पे जो दूध चावल है वो सब आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वहाँ पे ये सब पॉजिटिव चार्ज है। तो इन्होंने बोला कि एटम पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर है। बिल्कुल गलत, हाँ पूरा नहीं है, एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बट कंप्लीटली उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज तो बहुत छोटी सी जगह में है ना। ऐसा अगर पूरा पॉजिटिव चार्ज होता तो अभी रुदरफोर्ड बताएंगे कि क्या कमी हो जाती। और फिर इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। दूसरा इन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। मुझे लगता है इन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया, है ना। मतलब अभी जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए ये तुरंत भाग गए, प्रोटॉन डिस्कवर कर दिए, प्रोटॉन डिस्कवर कर दिए, अपना एटॉमिक मॉडल बनाने लगते, थोड़ा सोचते। तो खैर इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ इसके लिए इनको मिला है। खैर आपको नोट नहीं करना ही है। इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इम्बेडेड का मतलब वहाँ पे लगे हुए ऐसे, ठीक है, आराम करे। जैसे वाटरमेलन में जो बीज होते हैं, ठीक है, बीज सीड्स, वो लगे हुए रहते हैं वहाँ पे। या फिर खीर की बात कर लो, खीर में जो किशमिश काजू बादाम वो सब रहता है, लगा हुआ रहता है। वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम आज जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, रुका थोड़ी ना रहता है वो, है ना। इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, ऐसा इनका कहना है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन उसमें लगे हुए। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोला जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे इम्बेडेड है, ऐसा लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसा एक जगह पर लगे हुए हैं, रेस्ट पर है। जैसे वाटरमेलन में बीज लगे हुए रहते हैं, खीर में किशमिश वगैरह लगी हुई रहती है, पुडिंग में लगे हुए रहते हैं, वैसा, ठीक है। और तीसरी चीज इन्होंने कही कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। खैर ये इसमें से आधी से ज़्यादा बातें गलत थी, बट फिर भी हमें याद करना पड़ेगा, क्या करे भाई, एटम्स न्यूट्रल है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? बिकॉज यहाँ पे जितना प्रोटॉन है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबल है वो, ठीक है। बाकी न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज डेवलप नहीं कर रहा है, तो जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो वो हो गया स्टेबल, वो हो गया न्यूट्रल। ये तीसरी चीज़ कही। चौथी चीज़ इन्होंने कही कि दिस मॉडल, इन्होंने नहीं कही, लोगों ने कही, दिस मॉडल कैन बी रिलेटेड, या फिर इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, प्लम पुडिंग मॉडल वाटरमेलन मॉडल, दो नाम से ये फेमस हुआ ये मॉडल। वाटरमेलन आपकी बुक में दिया हुआ रहता है, खैर प्लम पुडिंग मॉडल भी होता है। खैर हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते, है ना। वाटरमेलन के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो। तो वाटरमेलन मॉडल के हिसाब से ये चीज़ें इन्होंने कही थी, ठीक है। जैसे वाटरमेलन एक स्फीयर है ना, उस वाटरमेलन में पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा हुआ है। अब उस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन लगे हुए बीज की तरह, है ना। जो पूरा रेडिश रहता है वाटरमेलन में वो पॉजिटिव चार्ज, और जो बीज है वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को पेश किया, और लोगों ने इनके ऊपर आवाज़ें तो उठाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है।
बट इन्होंने बहाना बना बना के बच गए। हाँ इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए वैसा हो रहा है। खैर ये चीज़ें गलत थी। अब उस टाइम पे किसी के पास प्रूफ नहीं था ना कि प्रूफ के साथ हम आवाज़ उठा सके, तो गवर्नमेंट ने इनको नोबेल प्राइज़ दे दिया। अब उसी टाइम अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी एकदम फॉर्म में आ गए और बोले कि हम तुमको गलत साबित करेंगे। ठीक है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई थिंक 1 आवर क्रॉस हो गया है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग अर्नेस्ट रदरफोर्ड का पूरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फिर उनके ड्रॉबैक देखेंगे, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल देखेंगे, नील बोर का एटॉमिक मॉडल देखेंगे, और साथ ही में उनके ड्रॉबैक तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनके ड्रॉबैक हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कुछ 6 लेक्चर्स में, 6 लेक्चर्स लग जाएंगे इसको ख़त्म करने में। ठीक है, खैर 1 शॉट मिलते रहेंगे आपको बीच बीच में, 6 लेक्चर्स इसको लग जाएंगे ख़त्म करने में। आज तो ये हो गया, अगले लेक्चर में रदरफोर्ड और बोर्स एटॉमिक मॉडल, फिर अगले लेक्चर फिर से बोर एटॉमिक मॉडल पे, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताना रहेगा, है ना, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, और फिर उसके बाद हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करते रहेंगे, बट 6 लेक्चर से कम में ही आई थिंक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ाई करिए, समय अभी आपके पास बहुत है, जल्दबाजी मत करिए, किसी भी चीज़ को पढ़िए परफेक्टली पढ़िए, उसको जब तक परफेक्ट ना कर ले तब तक अगले चैप्टर पे ना बढ़े, क्योंकि पूरा टाइम है आपके पास। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।